फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डोनेशन। डोनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डोनेशन वैसे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल डोनेशन, जिसको आप किसी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। एक होता है आपका स्पेशल डोनेशन, यानी किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए मिलेगा। ठीक है ना। आइए इनके बारे में देखते हैं क्या क्या इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। मेरी बात सुनो, या तो आपका लिखा रहेगा जनरल डोनेशन या फिर लिखा रहेगा डोनेशन। तो इस तरह का डोनेशन आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। इसलिए ये जो अमाउंट होगा, ये जो आपको डोनेशन मिलेगा, ये कहाँ जाएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड जाएगा? चूँकि ये इनकम है तो किस साइड जाएगा? CR साइड जाएगा, यानी इनकम साइड जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से डोनेशन दिया जाता है। मीन्स इस तरह का डोनेशन जो आप रिसीव करोगे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ से मिलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी ने आपको डोनेशन दिया प्राइज़ के लिए, आप इस पैसे का यूज़ किसके लिए करोगे? प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में करोगे। हो सकता है आपको पैसा किसके लिए मिला है? टूर्नामेंट कराने के लिए। तो आप इस पैसे का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर सकते हो? टूर्नामेंट के लिए कर सकते हो सकता है आपको ये पैसा किसके लिए मिला है? मैच कराने के लिए। तो आप सिर्फ इस पैसे का यूज़ किसके लिए कर सकते हो? मैच के लिए कर सकते हो। तो मेरी बात सुनो, इस तरह का जब डोनेशन मिलेगा, एक ओर तो आपके पास पैसा आएगा, तो दूसरी ओर आपके पास क्या आएगा? लायबिलिटी आएगा। लायबिलिटी क्यों आएगा? क्योंकि आप इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी आ गया। ठीक है ना। किस तरह का लायबिलिटी? कि इस पैसे को आप सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है, सिर्फ उसी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, और किसी अन्य पर्पज़ से आप उसे यूज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर इस तरह का डोनेशन मिलता है तो ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। ठीक है ना। ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। अब बाद में क्या होगा? जैसे मान लो आपको मिला है प्राइज़ फंड। मान लेते हैं आपको प्राइज़ फंड मिला है, और प्राइज़ फंड आपको कितना मिला है? 5 लाख रुपीज़। तो बैलेंस शीट में ये जो प्राइज़ फंड है, किस साइड दिखाओगे आप? लायबिलिटी साइड दिखाओगे। तो इस तरह के पैसे को रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस तरह के पैसे को क्या करते हो? इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होता है, उसे कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे। क्लियर है ना? मैंने क्या बताया, जब आपको फंड मिलता है तो आप क्या करते हो? या तो पूरा का पूरा पैसा या इसमें से कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हो, क्योंकि रखे रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ से क्या मिलेगा? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ डिविडेंड मिलेगा। तो आप इस पैसे को क्या करते हो? इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसका नाम क्या दोगे आप? प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया? 5 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर अगर इस फंड से इंटरेस्ट आएगा, नेक्स्ट ईयर अगर इस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आएगा, तो ज़रा सोचो, ये जो इन्वेस्टमेंट था किसका था? इसमें पैसा किसका लगा था? प्राइज फंड का। इसीलिए इससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी किसको जाएगा? प्राइज फंड को जाएगा। मेरी बात समझ में आई बात ना आपको? मैं कह रहा हूँ ये जो इन्वेस्टमेंट था, इसमें पैसा किसका लगा हुआ था? प्राइज फंड का। तो कल को जब इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट भी किसका होगा? प्राइज फंड का। यानी ये इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ये इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। इसे हम कहाँ करेंगे? जिस फंड का ये इन्वेस्टमेंट था उसमें ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। जैसे ये इन्वेस्टमेंट किसका था? प्राइस फंड का। उसी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं 10% है, तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। ठीक है ना।
हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको प्राइस के लिए और भी फंड मिले, एडिशनल प्राइस फंड। आपको नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, और भी प्राइस फंड मिला। मान लेते हैं वो प्राइस फंड कितना है, 2 लाख रुपीज़, यानी अभी तक आपके पास कितना हो चुका है, 7,50,000। अब कल को जब प्राइस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जब प्राइस के लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो याद रखना वो एक्सपेंस आप किससे लोगे, इससे लोगे, क्योंकि ये प्राइस फंड आपको मिला किसके लिए, प्राइस के लिए मिला है। तो कल को अगर आपको प्राइस देना होगा तो पहले आप कहाँ से दोगे, इस फंड से दोगे। तो मैं लेस कर देता हूँ, प्राइस एक्सपेंसेस। प्राइस एक्सपेंसेस हो सकता है 7 लाख हो। अगर 7 लाख रुपीज़ होगा तो आपके पास अब कितना बच जाएगा, 50,000 बच जाएगा। और बाई चांस अगर 7 लाख ना हो, कितना हो, 8 लाख रुपीज़ हो, तो आप प्राइस फंड से मैक्सिमम कितना ले सकते हो, प्राइस फंड के पास है ही कितना, 7,50,000। ठीक है ना, याद रखिए बात ना, आपको जो एक्सपेंस है कितना, 8 लाख रुपीज़, लेकिन फंड में कितना पड़ा हुआ है, फंड में तो सिर्फ और सिर्फ कितना पड़ा हुआ है, 7,50,000। तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 750। तो बाकी जो 50,000 है वो कहाँ से लोगे, वो आप लोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। वो आप कहाँ से लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। याद रखिए बात ना, आप पूरा का पूरा 8 लाख रुपीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ उतना लोगे जितनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको तो 7,50,000 कहाँ से मिल गया, प्राइस फंड से मिल गया। तो आपको और रिक्वायर्ड कितने का है, 50,000 का, वो कहाँ से लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। लेकिन अगर आपका जो एक्सपेंस था वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, 7 लाख रुपीज़, तो हमारे पास फंड कितना पड़ा हुआ है, 7,50,000। तो आपने 7,50,000 में से क्या ले लिया, 7 लाख, और आपके पास बैलेंस शीट में आप क्या शो होगा, 50,000 शो होगा। क्लियर है ना। तो फिर से मेरी बात सुनो, प्राइस फंड या कोई भी फंड आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस से मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जब किसी पर्टिकुलर पर्पस से मिला है तो एक ओर तो कैश आया है, दूसरी ओर क्या हो गया, आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, क्योंकि आप इस पैसे को सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और किसी पर्पस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। लेकिन पैसे को रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप क्या करते हो, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्ट कहाँ कर देते हो, कहीं ना कहीं शेयर्स में, कहीं बैंक डिपॉजिट में, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे। अब मेरी बात सुनो, ये जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है, एसेट है, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये पैसा था किसका, फंड का था, इसीलिए इंटरेस्ट कहाँ ऐड हो जाएगा, फंड में ऐड हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ये पैसा किसका था, फंड का था, तो ऐड किस में हो जाएगा, उस फंड में ऐड हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि जब उस पर्पस के लिए आप एक्सपेंस करोगे तो याद रखना, पहले आप पैसा किससे लोगे, फंड से लोगे। अगर कम पड़ेगा तो किससे लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे। जैसे यहाँ पर देखा, आपके पास फंड कितना पड़ा हुआ था, 7,50,000, और आपका एक्सपेंस कितना था, 7 लाख। तो आपने 7 लाख 750 से ले लिया, अब आपके पास फंड कितना बच गया, 50,000। लेकिन अगर आपका जो एक्सपेंस है वो कितना होता, 8 लाख रुपीज़ होता, तो आपके पास फंड मैक्सिमम कितना पड़ा हुआ है, 750। तो आप यहाँ से क्या लोगे, 750 लोगे, और बाकी आप 50 किससे लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। जब आप 750 में से 750 ले लोगे तो आपके पास फंड कितना बच जाएगा, नील। यानी बैलेंस शीट में प्राइस फंड क्या दिखेगा, नील दिखेगा, क्योंकि 750 था और आपने क्या ले लिया, 750, और बाकी जो 50,000 रुपीज़ है ना, वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो कितना, 8 लाख रुपीज़ का, और आपके पास फंड कितना पड़ा था, 7,50,000, तो बाकी आप किससे लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक तरह से क्या है, गुल्लक है। इस गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, 7,50,000, और आपने ये गुल्लक क्यों बनाया था, कोई सामान खरीदने के लिए। अगर वो सामान 7 लाख रुपये से मिल जाए तो गुल्लक से हम क्या ले लेंगे, 7 लाख ले लेंगे, गुल्लक में और कितना पैसा बच जाएगा, 50,000। लेकिन अगर वो सामान कितने का है, 8 लाख रुपीज़ का है, जिस पर्पज़ से मैंने गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया है, तो गुल्लक से आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 7,50,000। बाकी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और से लेना पड़ेगा। तो याद रखना बात,
अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हो और उस एक्सपेंस के लिए आपके पास फंड पड़ा हुआ है, तो पहले आप वो एक्सपेंस किससे लोगे? फंड से लोगे। अगर कम पड़ेगा तो किससे लोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे। ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखिएगा, कहता है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पास टूर्नामेंट फंड कितना पड़ा हुआ है? 40,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है? 14,000। और रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट वो कितना दिया हुआ है? 16,000। आपको याद है ना, अगर आपको किसी पर्पज़ से कोई फंड मिलता है तो वो बन जाता है आपके लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों बन जाता है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज़ से उस फंड को यूज़ कर सकते हो और किसी पर्पज़ से आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो टूर्नामेंट फ़ंड, ये जो फंड मिला है किसके लिए मिला है? टूर्नामेंट के लिए। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कहाँ से होगा? आपका लायबिलिटी साइड। दूसरी बात, आपको रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, आपको टूर्नामेंट कराने से क्या हुआ है? और पैसे मिले हैं, ये भी क्या होगा? टूर्नामेंट फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब जब आप टूर्नामेंट एक्सपेंस करोगे तो मेरी बात सुनो, आपके लिए इस एक्सपेंस के लिए बना हुआ है फंड, तो आप किससे लोगे? फंड से लोगे। अगर ये फंड कम पड़ जाए, अगर ये फंड कम पड़ जाए तो आप किससे लोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे। ठीक ना। फिर से मेरी बात सुनना, टूर्नामेंट फंड, ये जो फंड है किसी पर्पज़ से मिला है। किस पर्पज़ से मिला है? टूर्नामेंट के लिए। तो अगर कोई पैसा आपको मिलता है किसी पर्पज़ से लिए, तो याद रखना वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। लायबिलिटी क्यों बन जाता है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को उसी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो और किसी पर्पज़ से यूज नहीं कर सकते। दूसरी ओर, कल को जब आप वो पर्पज़ पूरा करोगे तो उस पर्पज़ के लिए आप पैसे किससे लोगे? टूर्नामेंट फंड से लोगे। याद रही बात ना। कल को आप जब टूर्नामेंट एक्सपेंस करोगे तो उससे आप किससे लेस करोगे? टूर्नामेंट फंड से आप क्या करोगे? लोगे। अगर टूर्नामेंट फंड कम पड़ जाए तो आप किससे लेते? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लेते। तो अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस आप टूर्नामेंट फंड से लोगे तो टूर्नामेंट कराने से जो रिसिप्ट आया है वो भी किसके पास जाएगा? टूर्नामेंट फंड के पास जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट की जाती है। हम बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे? लायबिलिटी साइड, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना था हमारे पास? टूर्नामेंट फंड 40,000। और हमें रिसिप्ट कितना हुआ टूर्नामेंट से? रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, आपको टूर्नामेंट से रिसिप्ट कितना हुआ? वो कितना रिसीव हुआ आपको? 16,000। और आपने एक्सपेंस कितना कर दिया? टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस वो आपने कितना कर दिया? 14,000। तो क्या निकल के आ गया आपका आंसर? 42,000। ये आपके पास टूर्नामेंट फंड बच गया। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, टूर्नामेंट फंड आपके पास था कितना? 40,000। टूर्नामेंट कराने से रिसिप्ट कितना आ गया? 16,000। तो ये भी क्या होगा? टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा। और टूर्नामेंट के लिए आपने एक्सपेंस कितना किया है? 14,000। वो आपने क्या किया? टूर्नामेंट फंड से लेस कर दिया। अगर ये टूर्नामेंट फंड कम पड़ जाता, किसके लिए? टूर्नामेंट एक्सपेंस के लिए, तो जितना भी कम पड़ जाता वो कहाँ जाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अदरवाइज आप एक्सपेंस किससे लोगे? टूर्नामेंट फंड से लोगे, क्योंकि टूर्नामेंट फंड बनाया किसके लिए गया है? टूर्नामेंट के लिए। तो कल को जो भी टूर्नामेंट एक्सपेंस होगा वो आप पहले किससे लोगे? टूर्नामेंट फंड से लोगे। अगर कम पड़ेगा तो किससे लोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का बी देखिएगा, कहता है ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स अकाउंट ऑन द फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शो अंडर द हेडिंग प्राइस फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्राइस फंड में कितना अमाउंट शो होगा? मेरे पास प्राइस फंड कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपीज़।
और मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से। मेरी बात सुनना, ये जो इन्वेस्टमेंट था इसमें पैसा किसका लगा हुआ था? प्राइस फंड का। तो कल को अगर इससे इंटरेस्ट मिलेगा तो वह इंटरेस्ट भी किसके पास जाएगा? प्राइस फंड के पास ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें पैसा किसका लगा हुआ है? प्राइस फंड का। तो कल को अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी क्या होगा? प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप प्राइस दोगे तो सिंपल सी बात है, प्राइस फंड बनाया किसके लिए गया है? प्राइस के लिए। तो कल को अगर आप प्राइस दोगे, प्राइस पे एक्सपेंस करोगे, तो एक्सपेंस क्या करोगे आप? प्राइस फंड में से लेस कर लोगे। आइए इसको शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो कैसे करेंगे इसको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्राइस फंड। प्राइस फंड आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 1,00,000 रुपीज़। इसमें आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था वो आपका? 10,000। और इसमें से आप लेस क्या करोगे? प्राइस एवार्डेड, जो आपने क्या किया? प्राइस पर आपने एक्सपेंस किया है। प्राइस एवार्डेड कितना? 25,000। तो आपका निकल के कितना आया? मेरे पास था कितना? 1,00,000 रुपीज़ पहले से था। इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ? 10,000। और इसमें से आपने प्राइस कितना बांट दिया? 25,000। तो आपके पास अब जो प्राइस फंड बच गया वो कितना बच गया आपके पास? 85,000। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। कहता है मेरे पास मैच फंड कितना पड़ा हुआ था? 40,000। और मैच टिकट सेल करने से कितना मिला? 15,000 रुपीज़। और मैच में एक्सपेंस कितना हो गया? 60,000। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास ऑलरेडी फंड कितना पड़ा हुआ है? 40,000। और मैच टिकट सेल करने से मेरे पास पैसा कितना आया? 15,000। ये भी क्या होगा? मैच फंड में ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास कितना हो गया? 40,000 ये और 15,000 ये। तो हमारे पास कुल कितना पैसा हो गया? 55,000। लेकिन जो मैच में एक्सपेंस हुआ है ना, वो कितना हुआ है? 60,000। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास मैच कराने के लिए फ़ंड कितना पड़ा हुआ है? 55,000। एक्सपेंस कितना हो गया? 60। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले फ़ंड से लूँगा, लेकिन फ़ंड के पास अवेलेबल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 55,000। तो हम मैच एक्सपेंस का 55,000 किससे ले लेंगे? फ़ंड से। और जो बाकी 5,000 है ना, वो हम किससे लेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। याद रखिए बात ना भाई, मेरे पास जितना फंड होगा मैं उतना ही पैसा ले सकता हूँ ना। मेरे पास फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है मैच फंड के नाम से? 55,000। लेकिन मुझे एक्सपेंस कितना करना पड़ रहा है? 60,000। तो 5,000 जो मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो गया वो मैं कहाँ जाऊँगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ले लूँगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, फंड से आप उतना ही लोगे जितना फंड के पास पड़ा हुआ है। फंड के पास मैक्सिमम कितना पड़ा हुआ है? 55। तो आप वहाँ से क्या ले सकते हो? मैक्सिमम 55 ले सकते हो। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम बात करते हैं बैलेंस शीट का। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास मैच फंड कितना पड़ा हुआ है। मैच फंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 40,000। अब इसमें ऐड कर देंगे सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट। तो वहाँ से कितना पैसा आया था? 15,000। यानी हमारे पास अवेलेबल कितना है? 55,000। जबकि एक्सपेंस कितना हो गया है? 60,000। तो आप फंड से मैक्सिमम कितना ले सकते हो? जितना फंड के पास पड़ा हो उतना ही ले सकते हो ना। फंड के पास कितना पड़ा हुआ? 55,000। तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 55,000। तो जो मैच एक्सपेंस था
मैच एक्सपेंस कितना था 60,000, जिसमें से आप क्या करोगे 55,000 यहाँ से ले लोगे, यानी आपके बैलेंस शीट में मैच फंड क्या हो जाएगा, नील, कुछ भी नहीं बचा। अभी भी आपको 5,000 चाहिए, ये आप कहाँ से लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू मैच एक्सपेंस, टू मैच एक्सपेंस, यहाँ से कितना ले लोगे 5,000, वहाँ से कितना लिया था 55 और यहाँ से क्या ले लिया 5, हो गया ना आपका हिसाब 60,000 का। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, होता क्या है कि जो भी आपके पास फंड पड़ा हुआ है, अगर जिस पर्पज़ से फंड पड़ा हुआ है, अगर उस पर्पज़ से एक्सपेंस करोगे तो सबसे पहले आप उस फंड से पैसा लोगे। अगर फंड से पैसा कम पड़ जाए तो आप कहाँ से लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस and match fund in the financial statement of the club for the year ended 31st 2014 और 31st 2015। यानी हमें दोनों में दिखाना है, 31 मार्च 2014 को भी और 31 मार्च 2015 को भी। ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है। अब मेरे पास जो मैच एक्सपेंस है ना, मैच एक्सपेंस मैंने 2014-15 में कितना किया है 30,000। मेरे पास मैच फंड पड़ा हुआ था 31 मार्च 2014 को, यानी शुरू में ओपनिंग मेरे पास मैच फंड कितना पड़ा हुआ था 17,000। मुझे फिर से डोनेशन रिसीव हुआ मैच फंड के लिए, रिसीव कितना हुआ 9,000। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट, आपको मैच टिकट से और कितने पैसे मिले हैं 3,000, आपको मैच टिकट से और पैसे मिले हैं। तो मेरी बात सुनो, मेरे पास अगर पिछले साल की बात करो तो पिछले साल मेरे पास मैच फंड कितना था 17,000। इस साल की अगर बात करें तो मेरे पास ओपनिंग कितना पड़ गया 17,000 और मुझे रिसीव कितना हुआ 9,000 और मुझे मैच टिकट से कितना पैसा मिल गया 3,000, यानी मेरे पास अवेलेबल कितना है 29,000। लेकिन जो मैच का एक्सपेंस है, मैच का एक्सपेंस कितना है 30,000 और फंड कितना पड़ा हुआ है 29,000। तो मैच एक्सपेंस क्या करेगा 30 में से 29 किससे ले लेगा, मैच फंड से ले लेगा, और जो बाकी 1,000 है वो किससे लेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ले लेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। बैलेंस शीट, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना पड़ा हुआ था मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास मैच फंड कितना पड़ा हुआ था 17,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस साल की बैलेंस शीट की बात करते हैं। मेरे पास ओपनिंग मैच फंड, ओपनिंग जो मैच फंड है हमारे पास, ओपनिंग मैच फंड कितना है 17,000। इसमें ऐड क्या करोगे आप, आपको और भी तो पैसे मिले थे। डोनेशन फॉर मैच फंड कितना मिला था आपको 9,000, डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, तो आपको डोनेशन फॉर मैच फंड कितना मिला था 9,000 और आपको टिकट सेल होने से भी पैसा मिला था, सेल ऑफ टिकट। तो सेल ऑफ टिकट से कितना पैसा मिला था 3,000, सेल ऑफ टिकट से कितना पैसा मिला था 3,000, यानी कुल मेरे पास अवेलेबल कितना था 29,000। लेकिन जो मैच में एक्सपेंस हुआ था वो तो हुआ था 30,000, लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ से क्या ले सकता हूँ 29। भाई जितना होगा उतना ही आप ले सकते हो ना। आपने एक्सपेंस तो मैं मानता हूँ आपने कितना किया है 30,000, लेकिन आपके पास फंड में कितना पड़ा हुआ 29, तो यहाँ से आपने क्या ले लिया 29,000।
तो मैच फंड क्या हो गया, नील। अब जो बाकी 1000 था आप किससे लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लोगे, टू मैच एक्सपेंस, टू मैच एक्सपेंस। कितना ले लोगे मैच एक्सपेंस, 1000 रुपीज़, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, कहता है सो हाउ यू डील द फॉलोइंग आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्राइज अवार्डेड, केस 1 ये कहता है आपने प्राइज अवार्ड दिया, कितना दिया है प्राइज अवार्डेड, 10,000। उस समय तो ना तो मेरे पास कोई फंड है, जब फंड नहीं है तो पूरा का पूरा एक्सपेंस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो केस 1 में क्या जाएगा, पूरा का पूरा प्राइज अवार्ड कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपके पास उस समय कोई भी फंड नहीं था, उस समय आपके पास कोई भी फंड नहीं था। तो कितना हो जाएगा, 10,000, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपने जो प्राइस अवार्ड दिया है, कितने का अवार्ड दिया है, 10,000 रुपीज़ का। आपके पास कोई फंड नहीं है तो ये पूरा का पूरा खर्चा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। मेरे पास प्राइस फंड कितना पड़ा हुआ है, 25,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हुआ है, 25,000। तो ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, और ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट रिसीव ऑन द प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, फिर वही बात है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में पैसा किसका था, प्राइस फंड का था, इसलिए इंटरेस्ट भी क्या जाएगा, प्राइस फंड में ऐड हो जाएगा। प्राइस अवार्डेड, आपने प्राइस कितने का अवार्ड दिया है, 10,000 रुपीज़ का। तो मेरी बात सुने, इसके बाद आपके पास फंड पड़ा हुआ है। अगर फंड पड़ा होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, जिस पर्पज़ से आपने एक्सपेंस किया है, अगर उस पर्पज़ से फ़ंड पड़ा हुआ है तो आप उस पर्पज़ से जो फ़ंड पड़ा हुआ है उससे आप क्या करते हो, अपने आप को लेस करते हो। आइए करते हैं इसको सॉल्व। बैलेंस शीट की बात करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, प्राइस फंड पड़ा हुआ है। प्राइस फंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 25,000। इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हुआ था, 25,000, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, वो आपको रिसीव कितना हुआ था, 2,500। यानी आपके पास टोटल कितना हो गया, 27,500। इसमें से आप क्या करोगे, लेस कर दोगे प्राइस अवार्डेड। इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, प्राइस अवार्डेड, जो आपने प्राइस पर खर्च किया है, प्राइस अवार्डेड। कितना खर्च किया आपने, 10,000। तो आपके पास प्राइस फंड कितना बच जाएगा, 17,500 बच जाएगा। इस बार प्राइस अवार्डेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्राइस फंड पड़ा हुआ, कितना पड़ा हुआ कुल मिला के 27,500, और मुझे प्राइस सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 10,000। तो मेरे पास तो ऑलरेडी क्या हो गया, प्राइस फंड बच गया, कितना बच गया, 17,500 बच गया, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।